मैट्रिक वाले विद्यार्थी का जो मैथ का एग्जाम होने वाला 2025 में, देखो उसका वायरल क्वेश्चन पेपर है और यहीं से आपका पूरा का पूरा मैथ में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने वाला है या जो लॉन्ग प्रश्न आने वाला है एकदम सेम टू सेम यही पढ़ाएंगे। आप पढ़ सकते हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025, ये एनुअल मतलब वार्षिक परीक्षा वाला, ये कंपलसरी मैथ है। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि ये असली पेपर है 2025 में जो एग्जाम होने वाला है मैथ का, मैट्रिक वाले विद्यार्थी का, वो उसका एकदम असली पेपर है। यहाँ से हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और जो भी ऑब्जेक्टिव 100 हुआ है, ये 100 का 100 में आपको 50 ऑब्जेक्टिव जो रखना है कंफर्म यहीं से आने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को सबको ही पूरा देखेंगे। चलिए एक एक प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारा निर्देश भी दिया है, ये असली पेपर है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, 100% सारे के सारे प्रश्नों को आप टच करके आएंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या कर, यहाँ पर देखो ऑप्शन दिया है, मतलब यहाँ पर एक बात लिखा हुआ है कि 1 से 100 तक प्रश्न दिया हुआ है, लेकिन आपको OMR शीट में जो ना 50 प्रश्नों का ही केवल और केवल उत्तर देना है। चलिए तो देखते एक एक प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया वो देखते हैं। देखो पहला प्रश्न गणित का है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको दिमाग में बैठाएंगे, सबको ध्यान से समझेंगे। बोला निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो जो रूट से बाहर निकल जाएगा वो परिमेय संख्या, ऑप्शन सी को देखो, या एक तो बाहर पहले से है, रूट 4 बाहर निकल जाएगा, अपने ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व करते रहेगा। यहाँ से सिर्फ मैं आंसर बता रहा हूँ जो एग्जाम में सेम टू सेम आने वाले हैं। देखो दूसरा प्रश्न यहाँ पर है कि बोल रहा है कि यदि एम एक पूर्णांक है, यदि एम एक पूर्णांक है तो यहाँ विषम पूर्णांक के रूप में कौन होगा, तो विषम पूर्णांक के रूप में अगर कुछ होने वाला तो ऑप्शन डी मारेंगे यहाँ पर। और ठीक है ना, अगला प्रश्न देखते हैं। सारे प्रश्नों का आंसर आप खुद निकालिए, मैं सिर्फ बता रहा हूं, प्रश्नों को समझिए, आप इसको हल करिए, सारे प्रश्न सेम यही आने वाले हैं। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो इसका मानेंगे सी। 17/80, 80 का जब फैक्टर करेंगे ना तो ये 2 और 5 के घाट के रूप में आएगा, यहां से आंसर आपका निकल जाएगा। अब 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है कि इसमें कि 0.87 रेकरिंग। अब रेकरिंग वाले प्रश्न को हल करना आपको सीखना होगा। नियम आपको क्या कहता है ऑब्जेक्टिव हल करने का, पहले जितना भी अंक है 87 उतारो, घटाना है उसको, रेकरिंग छोड़कर रेकरिंग छोड़कर क्या बच रहा है, 8 बच्चा, 8 को घटा दीजिए। ठीक है, उसके बाद 10 पर पावर दशमलव के बाद 2 अंक घटाओ, 10 पर पावर दशमलव, रेकरिंग के पहले देखेंगे 10 पर पावर 1, इसका मतलब होगा 79 बाटा हो जाएगा, ये 90 निकल जाएगा। यानी ऑप्शन देखिए कौन सा निकल जाएगा आपका, ऑप्शन सही हो जाएगा, 79/90 ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्नों को हल करते चलेगा। ठीक है ना, देखो यहाँ पर बोला 540 बराबर आपको दिया हुआ है, तो मतलब 540 बराबर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए 540 बराबर आपको दिया हुआ है कि 2 पर पावर x प्लस गुना 3 पर पावर y और प्लस 5 पर पावर z। तो बताना है कि x और y और माइनस z का मान क्या होगा। तो आप को बता समझा दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा यहाँ पर, आप समझ लीजिए कि 540 का जब फैक्टर करेंगे तो 2, 3 और 5 के घाट के रूप में आएगा। तो 2 का जो घाट होगा वो x का मान होगा, जो 3 का घाट होगा वो y का मान होगा, जो 5 का घाट यहाँ से इसके फैक्टर में आएगा वो z का मान होगा। तो यहाँ पर x और y के घाट को जोड़कर z के मान को घटा देंगे, z के घाट को घटा देंगे तो आंसर निकल जाएगा। चलिए यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा बना लीजिएगा, इसका करेक्ट जो आंसर होने वाला है आपका, यानी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, 5 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो दिया है निम्नलिखित में से, बोला है कि प्रश्न देखो निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है ये बताना। तो जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रूट अंडर 10/100, क्योंकि यहाँ देखो 10 का 1 0 और 100 का 1 0 कटेगा तो 1/10 बचेगा जो रूट से बाहर निकलेगा ही नहीं, इसी का आंसर ये अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि यदि m और n दो अभाज्य संख्या तो उनका महत्तम समवर्तक क्या होगा। देखो महत्तम समवर्तक मतलब बोले कि अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या का हमेशा जो मस होता है ना वो 1 होता है। तो m और n यदि अभाज्य संख्या तो इसका आंख मुद के आंसर क्या मारेंगे, बी मारेंगे, इसका मतलब हो गया कि 7 का हो जाएगा आपका बी। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न। देखो 8 नंबर प्रश्न क्या दिया, समझने वाला प्रश्न है। बोले दो संख्याओं का गुणनफल आपको बोल रहा है कि 2366 है और उसका लघुत्तम समवर्तक 182 है, तो इसका महत्तम समवर्तक क्या होगा। तो आप कुछ नहीं करो, 2366 दिया है ना, इसमें भाग कर दो उसका लघुत्तम समवर्तक 182 से, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 13 आ जाएगा, ए हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, निकाल लीजिएगा आप। आगे देखते हैं प्रश्नों, क्योंकि 100 को ऑब्जेक्टिव है और 100 का 100 इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में यही आने वाले हैं। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है, आपको बताना है कि अशांत है। जब नीचे वाले का फैक्टर 2 और 5 के अलावा किसी अन्य संख्या के रूप में आएगा तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अशांत हो जाएंगे। तो यहाँ पर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। यहाँ पर 33/200 को आप 200 का फैक्टर करके दो, मतलब किसका बोले कि दशमलव प्रसार अशांत है, तो यहाँ पर 33 बाटा यानी 9 का ऑप्शन आप सी करके देखिए। ठीक है, इसका जो फैक्टर करेंगे तो 2 और 5 के अलावा किसी अन्य संख्या के रूप में भी हो शायद आ सकता है। बस आपको इतना बता सकता हूँ ना कि आप नीचे वाले का फैक्टर कीजिएगा सबका, जैसे 40 का फैक्टर करो
तो उसका फैक्टर करो, फिर यहाँ 160 का फैक्टर करो, फिर यहाँ पर 441 का फैक्टर करो, तो शायद ए बी और सी तीनों सही आएगा, 2 और 5 के घाट के रूप में आएगा। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पर फैक्टर करेंगे 441 का तो 2 और 5 के अलावा किसी और संख्या के रूप में भी आ सकता है। ऑप्शन डी मान लीजिएगा, ठीक है। देखो मैथ के प्रश्नों को क्या करना है, आपको हल करना है और हल करके आपको सॉल्व करना है। 10 में देखो प्रश्न दिया कि पी का मान ए बी पी क्यू है, ठीक है ना, मतलब ए पी का जो मान है ए बी का क्यू है, ठीक है, और क्यू क्यू का मान है ए पर पावर आपको दिया है 4 बी दिया है, तो मतलब पी और क्यू धनात्मक पूर्णांक, तो ए और बी अभाज्य संख्या है, तो पी और क्यू का लघुत्तम समवर्तक कितना होगा। ऐसे प्रश्नों को आप हल करेगा तो थोड़ा समय लगेगा इसका। चले मैं करेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा। क्यों होगा, देखो ए का पावर 4 और बी का पावर यहाँ पर क्यू, इसका गुणा कर देंगे तो लगभग ये वाला ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। ये सब लॉजिक से हल करेगा। आगे बोला है कि कौन सा युग्म स्वअभाज्य संख्या, स्वअभाज्य संख्या मतलब जिसका मसा 1 होगा। इसमें से वो ऑप्शन ढूंढिए जिनमें दोनों संख्याओं का मसा जो दिया ना 1 होना चाहिए। तो 11 का मैं करेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ, ये वाला 9 16 का मसा निकले, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही है। 9 16 का जो मसा होगा 1 होगा, ठीक है। स्वअभाज्य मतलब जब दो संख्याओं का मसा 1 हो। यहाँ बोल रहा है कि जब पी बटा क्यू मतलब इन संख्याओं को पी बटा क्यू के रूप में लिखेंगे, तो आप एक काम करिए, दशमलव उड़ाकर इसको हल करिएगा तो आपका करेक्ट आंसर 5 बटा 8 आ जाएगा, यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं 13 नंबर प्रश्न आपको दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। तो कौन सा बहुपद है, जब x रूट के रूप में रहेगा, जब x बटा के रूप में रहेगा तो वो सब बहुपद नहीं होता है। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर x रूट के रूप में है, ऑप्शन बी भी यहाँ पर बटा के रूप में, तो वो होगा ही नहीं आपका, ठीक है। तो यहाँ पर कौन बहुपद, यहाँ पर ऑप्शन डी भी देखो, यहाँ पर x रूट के रूप में, तो ये होगा नहीं, ए बी डी नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका कौन सा सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न ये बोला कि निम्नलिखित में से यहाँ पर बहुपद का घाट क्या है। यहाँ पर सबको ब्रेक करके, यानी मतलब x का मतलब x प्लस डी का है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर निकाल के फिर आपस में गुना करो, और x का जो अधिकतम घाट आएगा वही बहुपद का घाट कहलाता है। चलो मैं आंसर बता रहा हूँ, 14 का हो जाएगा बी, 5 इसका घाट आ जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं। बोले प्रश्न देखिए आगे दिया कि बहुपद आपको दिया हुआ 2x² प्लस 6 के शून्यक बताना है, तो इसका शून्यक क्या आ सकता है। तो एक काम करो, इसका शून्यक मतलब माइनस, देखो यहाँ पर शून्यक निकालने के लिए 2x² माइनस 6 दिया तो बराबर 0 मान कर चलो, ठीक है। हाई माइनस 6 को इधर ला देंगे, प्लस 6 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि x² बराबर खाली बचेगा आपका हाई 6, आई 2 यहाँ गुना में होता बट्टा में आ जाएगा, तो ये कट जाएगा आपका 3। इसका मतलब यहाँ पर x² बचा है, खाली स्क्वायर हटाएंगे रूट, यानी प्लस रूट और मतलब प्लस रूट 3 और माइनस रूट 3 जो ऑप्शन दिया वही आपका सही होगा, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस सारे प्रश्नों को हल करते चलिएगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, बोला कि 16 नंबर की बहुपद आपको दिया है, इसमें P2 का मान निकालना है। तो कुछ नहीं, यहाँ पर x के जगह पर 2 जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 2 भर दो, और इसका करेक्ट जो 16 का आंसर आ जाएगा वो बी हो जाएगा। आप हल करके देखिएगा -20 आएगा, ठीक है। आगे 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया बोले एक बहुपद आपको दिया है, इसके शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो के का मान निकालना है। मान लीजिए के का मान निकालना है, जैसे शून्य कुछ है, मान लो कि एक शून्य अल्फा है, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा अल्फा 1 बटा बीटा हो जाएगा। इसको हल करके देखो, इसका निकाल कर देखो, यहाँ से के का मान आपका निकल जाएगा आसानी से, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब प्रश्न ये है कि यहाँ पर दिया हुआ है तो के का आपको मान क्या निकलेगा। चलिए 17 का करेक्ट आंसर को बता दें, -3 निकलेगा, ठीक है। ये सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। 18 नंबर प्रश्न शून्य का बोला है -2 और -5 वाले बहुपदों की संख्या कितनी हो जाएगी। अगर शून्य का -2 है और -5 है तो आपको बताना है कि बहुपद वहां से कितना आप बना सकते हैं। जब शून्य दिया हो तो बहुपद आप आसानी से, मतलब कहने का मतलब हो गया यहाँ पर कि बहुपद आप कितना बना सकते हैं, तो जो अधिक से अधिक समान है वही 5 इसमें बहुपद बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 5 घट वाला वहां पर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 18 का सी हो गया। 19वां प्रश्न देखिए जाए, बोला कि यदि बहुपद px बराबर आपको शून्य को उसका अल्फा और बीटा दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा ने 5 इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो इसका मान निकालना, तो 5 गुना अल्फा प्लस बीटा का मान -b बटे होता है, यानी -7 बटा करेंगे इसको 5, ठीक है। माइनस बी बटे होता है 5 कटेगा, इसका -7 निकलेगा, ए हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्नों को देखते चलिए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि समय बहुत कम और ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यही VBI आपका प्रश्न एग्जाम में यहाँ पर बोला है कि अल्फा बीटा त्रिघात बहुपद का शून्य घात अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा। ये तो फॉर्मूला है, या -d बटा ए होता है, ऑप्शन डी मार लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है कि यदि आपको यहाँ पर देखिए 2 समीकरण दिया है तो P का मान निकालना है, तो दोनों समानांतर है, इन सभी को क्या करना है, आपको हल कर लेना है, ठीक है। इनको हल कर लीजिएगा तो भी P का मान निकल जाएगा, नहीं हल कीजिएगा तो भी यहाँ पर मान निकल जाएगा। चलिए बता रहे हैं 21 का जो करेक्ट आंसर मानेंगे वो आपका 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। इन दोनों को हल कर लीजिएगा, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। देखो हल करने की बात है, समानांतर दिया है तो समानांतर कंडीशन आप लोग को याद होना चाहिए। समानांतर कंडीशन होता है a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज नॉट इज इक्वल c1/c2। जब दो मान
जब दो मान आपस में समान हो, तीसरा मान आपस में समान नहीं हो, तो वो समानांतर कंडीशन होता है। ठीक है, तो a1/a2 और b1/b2 अप्लाई करके इसको हल करेंगे तो निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 दिया है कि यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी हो तो वो क्या होगा। हलों की संख्या की देखो, प्रतिच्छेदी जब होता है ना तो उसका एक और केवल एक हल होता है, इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा आपका बी से हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए दिया है, आप प्रश्न को देखिएगा। बोले देखिए दो समीकरण यहाँ पर दिया और x और y का मान निकाला, तब वो समीकरण हल करने आना चाहिए। ठीक है ना, इन समीकरण को हल कर लीजिए, नहीं विलोपन चाहे प्रतिस्थापन किसी भी विधि से हल करो। चलो इसका करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, 23 का हो जाएगा सी, x का मान 0 और y का मान 0 निकलेगा आंसर। ठीक है, आप हल करके देख लीजिए। बोले कि यदि किसी भी समीकरण का आपका मूल समान होता है, बस सी का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो मूल समान होगा, डी का मान यहाँ पर 0 होगा और डी का फॉर्मूला आपको याद होगा, b² - 4ac बराबर 0। अब यहाँ पर b का और 4 और a और c का यहाँ पर मान रख के निकालिएगा, तो -b² बटा 2a आपको -2a आसान आपको निकलेगा। जैसे 24 का करेक्ट जो आंसर होगा आपको बता देता हूँ, 24 का बी हो जाएगा, b² बटा 4a यहाँ से निकलेगा जो समीकरण दिया है, इसका ऑप्शन 24 का मार लेंगे, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 24 का मार लीजिएगा बी। ठीक है, 25वां प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न दिया कि निम्नलिखित में से, बोले निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात मतलब दो घाट वाला, जो दो घाट से अधिक आ जाएगा चाहे दो घाट से कम आएगा तो द्विघात समीकरण नहीं होता। आप 25 का इसको हल करके देखिएगा, 25 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, मार लेंगे, इसको हल कीजिएगा तो द्विघात समीकरण नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे x² से स्क्वायर सब कट जाएगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है यहाँ पर प्रश्न, देखो प्रश्न बोला है 26 नंबर, देखिए कि यदि द्विघात समीकरण आपको दिया है, इसका मूल 3 हो तो इसका दूसरा मूल्य क्या होगा। तो ये देखो, ये मतलब इसको हल कर ले, इसका फैक्टर कर लेंगे। ये जो प्रश्न दिया है इसका जब फैक्टर कीजिएगा तो आसानी से आपका x का 2 मान निकलेगा, इसमें से एक मान आपका 3 है, दूसरा का मान क्या निकलेगा, इसको हल करने में पता चलेगा। चलिए 26 का करेक्ट आंसर जो होगा वो बता रहा हूँ, बी हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी दूसरा का इसका मूल आपका 4 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न वो क्या है, 27 नंबर प्रश्न देखी जाए, यदि द्विघात समीकरण x² + px + q है और इसका मूल जो है ना p और q है, तो p + q का मान क्या होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा वाला तरीका अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर निकल जाएगा -b/a, इसका मतलब इसका मान निकलेगा -1 निकलेगा। ठीक है, इसको हल करेंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसको हल करके देखिएगा। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करिएगा। आगे प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। 28वां प्रश्न आपका है, देखो 28वां प्रश्न क्या है, 28वां आपका प्रश्न है कि द्विघात समीकरण आपको दिए, इसका विविक्तर, तो विविक्तर निकालने का फॉर्मूला, विविक्तर को डी कहते हैं, विविक्तर निकालने का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब देखो -4ac ये फॉर्मूला हो गया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, b का मान, फिर 4 तो छोड़ दो, a और c का मान रख इसको हल करेंगे तो यहाँ से विविक्तर आपको निकल जाएगा। चलिए इसको हल कर लीजिएगा, 28 का करेक्ट जो आंसर आ जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। बोले यहाँ पर द्विघात समीकरण इस प्रकार से आपको समीकरण दिया। 29वां प्रश्न देखिए, यहाँ 29वां प्रश्न दिया है कि आपको एक द्विघात समीकरण दिया, x × 2x² + 5 के मूलों का गुणनफल कितना आएगा, यानी x का जो मान आएगा, यहाँ इसको हल करेगा, x का 2 मान आएगा, तो दोनों मान को जब गुणा कर देंगे तो वही बोल रहा है कि इसका मान कितना आ जाएगा। चलो इसको हल करेगा, 29 का करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका बी, 0 आएगा इसका आंसर। ठीक है, अगर 30वां प्रश्न बोल रहा है कि कौन निम्नलिखित में से, देखो 30वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी के रूप में है। तो अगर दो लगातार संख्या को घटाने पर अंक बार बार सेम आएगा तो इसका मतलब को समानांतर श्रेणी में होगा, और नहीं आएगा तो समानांतर श्रेणी में नहीं होगा। यहाँ पर समानांतर श्रेणी में कौन है ये बताना है, तो समानांतर श्रेणी में यहाँ पर जो करेक्ट आपका आंसर होगा 30 का हो जाएगा बी, ये वाला जिसको हल करिएगा तो ये समानांतर श्रेणी के रूप में आएगा, क्योंकि लगातार दो यहाँ पर श्रेणियों का अंतर जो है ना एकदम समान आएगा। ठीक है, आगे 31वां जो प्रश्न दिया आप देखिए, 31वां प्रश्न बोल रहा है, 31वां देखो प्रश्न क्या दिया है। 31वां आपका प्रश्न है कि समानांतर से 2 12 10 8 दो का पद अगर 0 है तो बताना कौन सा पद 0 है। तो यहाँ पर ए का मान, डी का मान निकाल के nवां पद अगर 0 मान के इसको हल करेंगे तो यहाँ से 31 का करेक्ट आंसर आपका निकलेगा, 7वां पद इसका 0 आएगा। ठीक है, आगे प्रश्नों को बढ़ते हैं। 32वां देखो प्रश्न क्या दिया, 32वां प्रश्न आपको दिया है कि समानांतर श्रेणी का सार्व अंतर, तो -1 में से 5 घटाओगे तो -5 घटाओगे तो 4 निकल जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं 33वां प्रश्न दिया है, देखो यहाँ पर
कि यदि समानांतर श्रेणी का पहला पद ए सार्वंतर दिए तो एन पदों का योगफल यानी एसएन का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n-1 × d। यहाँ पर ऑप्शन सी मार लीजिएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला ही पूछ रहा है एसएन का फॉर्मूला, ठीक है। आगे प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग 34वां प्रश्न देखिए। 34वां प्रश्न बोल रहा है कि यदि समानांतर श्रेणी का एनवा पद tn बराबर इतना है तो t5 कितना होगा। देखो यहाँ पर एन का जो मान है, यहाँ पर tn है ना, तो एन का मान 5 रखो तो 5 का 20 -17 निकल जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इसको हल कर लीजिएगा, ठीक है। आगे 35वां प्रश्न देखिए, यहाँ बोले श्रेणी का सामान्य पद, इसका मतलब tn का मान दिया तो इसका सार्व अंतर कितना होगा। तो याद देखिए tn का मान दिया तो एक बार n का मान 1 रखो, एक बार n का मान 2 रखो, उसको हल करो और इसका अंतर जब निकालोगे समानांतर श्रेणी के रूप में आएगा तो 35 का जो करेक्ट आपका आंसर निकल जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा, -5 निकलेगा सार्व अंतर यहाँ पर, ठीक है। आगे बोल रहा है प्रथम n प्राकृत संख्या यानी प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा। तो 36 का जो करेक्ट, ये तो फॉर्मूला ही है, करेक्ट आंसर जब विषम प्राकृत संख्या का पूछेगा ना तो n² हो जाता है, तो ये ऑप्शन डी मार लेंगे, ठीक है। आगे प्रश्न 37 नंबर आपको दिया है, यदि आपको 18, x, y, -3 समानांतर श्रेणी में तो x + y का मान निकालना है। तो इसमें वैसे ही घटाएंगे, एक मतलब दूसरा पद घटा पहला पद, उसके बाद यहाँ पर दूसरा पद घटा तीसरा पद घटा दूसरा पद, इस टाइप से घटा के इसको हल कीजिएगा तो x + y का मान यहाँ से आसानी से आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको हल कीजिएगा तो 37 का जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा डी हो जाएगा, यहाँ पर निकलेगा 15, 37 का मानेंगे डी। अगर 58वां प्रश्न बोले कि यदि ए और बी पूरक कोण है, यदि बोले कि ए और बी पूरक कोण होगा तो बताना है कि इनमें से मान कौन सा करेक्ट सही होगा। तो 38 का हो जाएगा करेक्ट, इन सब का हो जाएगा बी हो जाएगा, सेक ए बराबर कौशिक बी हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न ये 40 नंबर दिया है आपको, ये त्रिकोणमिति का ही प्रश्न है। बोले cos² - 27 बराबर sin² 63। देखो साइन को भी cos के रूप में 90 में से घटा कर चेंज करो तो सेम आ जाएगा, तो घट जाएगा 0 हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे प्रश्न देखिए 41 नंबर बोला sin 2θ बराबर 2 sin θ सत्य है कब। ये सत्य कब होता है, तो इसको जब हल कीजिएगा तो थीटा का मान निकलेगा। देखो sin 2θ का फॉर्मूला क्या होता है बता रहा हूँ। sin 2θ का फॉर्मूला होता है 2 sin θ × cos θ होता है, कितना होता है इंटू में cos θ। उसको हल कीजिएगा तो कट उठ के जब इसको हल करेंगे तो थीटा का जो मान निकलेगा वो निकलेगा 0 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 42वां प्रश्न देखते हैं। 42वां प्रश्न क्या, 42वां प्रश्न बोला कि sin थीटा का मान 4/5 है तो tan थीटा का मान कितना होगा। तो sin को आप 10 में कन्वर्ट कर दो, या तो यहाँ पर sin का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण होता है, वहाँ से आधार का मान निकाल कर डायरेक्ट tan का फॉर्मूला लंब बटा आधार लगा के वहाँ से निकाल सकते हैं। इसको जब हल कीजिएगा तो 42 का करेक्ट आंसर आ जाएगा 4/3 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आगे 43वां प्रश्न देखते हैं। 43वां जो प्रश्न बोले यदि tan थीटा बराबर, देखो tan थीटा का जो मान है 1/√7 दिया तो sec² - tan² का मान पूछ रहा है कि इसका मान कितना होगा। याद कीजिएगा बाबू, sec² tan का मान यहाँ पर दिया है, ठीक है, तो इसका मान पूछ रहा है कि कितना होगा। तो ये फॉर्मूला ही होता है आपका, मतलब ये sec² - tan² का फॉर्मूला ही होता है, कुछ मान देगा तो आंख मुद के इसका आंसर कितना मानेंगे 1 होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला ही है। आगे देखते हैं 44वां जो प्रश्न वो क्या दिया। 44वां प्रश्न आपको दिया 1 - tan² 45 और 1 + tan² 45। तो यहाँ से tan 45 का मान देखो ऊपर दिया tan 45, इसका मान 1 होता है, 1 में से घटेगा 0, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 मार लेंगे, ए मार लेंगे, ठीक है। 45वां प्रश्न देखिए, देखो अब 3 cot² 60 डिग्री, तो कुछ नहीं 3 गुना cot² 60 यानी cot 60 का मान है कि उसका स्क्वायर कर दीजिएगा और हल निकालेंगे तो निकल जाएगा। चलिए 45 का आंसर बता देता हूँ, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर यानी 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे 46वां प्रश्न देखते हैं। 46वां बोला है, देखो 46वां प्रश्न बोल रहा है आपका कि cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री अब बराबर मतलब इसे डॉट लगा के cos 180 डिग्री है। तो लगातार यदि cos के रूप में चाहे sin के रूप में देगा ना तो इसका जनता इसका आंसर क्या हो जाएगा, चाहे कुछ हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो होगा 46 का सी होगा, इसका 0 आएगा जब इस प्रकार से चलेगा लाइन बाय लाइन, ठीक है। आगे 47वां प्रश्न देखिए। 47वां प्रश्न आपको दिया, सॉरी 47 में यहाँ प्रश्न दिया हुआ है कि 2 - 2 cosec² a बराबर कितना होता है। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिएगा तो 1 - cosec का फॉर्म निकलेगा आपको cot, इसका मतलब 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा d - 2 cot² निकल जाएगा, ठीक है। 48वां प्रश्न देखिए। 48वां प्रश्न दिया है कि a sin x बराबर 1 तो 1 और b cos x बराबर 1 है तो बताना cot x बराबर कितना होगा। तो cot का फॉर्मूला ही होता है cos बटा होता है sin, तो यहाँ पर cos बटा sin करेंगे, यहाँ पर मतलब मान रखेंगे यहाँ पर cot का, तो cos बटा sin, तो यहाँ पर cos शायद कटेगा नहीं। देखो यहाँ पर 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो b हो जाएगा, a/b वहाँ पर निकल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 49वां प्रश्न बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, बोला कि sin² 45 और cosec² 45 -1 बराबर क्या -1 है बराबर 0। देखो sin² 45 और cos² 45 का मान 1 होगा, 1 में से घटेगा 0, ऑप्शन यहाँ पर ये हो जाएगा। आगे देखिए 50वां प्रश्न देखिए।
50वां प्रश्न देखिए, 50वां प्रश्न दिया है आपको, 50वां प्रश्न आपको बोल रहा है कि -10² प्लस 1 - sin² का मान क्या होगा। देखो 1 - sin² का भी जब इसका मान चेंज करेंगे तो sec² - 10 मतलब 1/1 -sin² तो 1 - sin² का फॉर्मूला होगा cos², 1/cos² sec निकलता है, तो sec में से 10 घटेगा, एक इसका निकल जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, देखो त्रिकोणमिति है, थोड़ा सा इसको क्या करना पड़ेगा, आपको हल करना पड़ेगा। 51 नंबर जब त्रिकोणमिति जो दिया उसको जब हल कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, बता देता हूँ। इसको हल करके देखिएगा आप, जब 51 नंबर प्रश्न को आप हल कीजिएगा तो 51 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर आपका 51 नंबर जो प्रश्न है उसका करेक्ट आंसर आपका ए निकल जाएगा। इसको हल करेंगे तो मान इसका एक आ जाएगा। ठीक है, आगे 52 नंबर प्रश्न देखते हैं। 52 नंबर प्रश्न है कि cos 60 है बटा sin 60 है। ठीक है, देखो cos बटा sin 10 निकलेगा, cot निकलेगा, cot और 10 का गुना करता है हमेशा एक होता है, बी मार लेंगे। देखो लॉजिक से प्रश्नों को बनाओगे ना तो सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे, और नहीं बनाओगे लॉजिक से तो वहीं पर रह जाएंगे। 53 का प्रश्न बोलिए यदि cosec थीटा माइनस cot cosec थीटा माइनस cot थीटा बराबर y है तो cot थीटा का मान क्या होगा। तो याद कीजिए यहाँ पर इसको cot के रूप में निकालना, जब इसको cot के रूप में मान निकालेंगे इसका ना तो जानते हैं cot के रूप में इसका मान क्या निकलेगा। 53 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 1 - y² बटा 2y निकल जाएगा। ठीक है, आगे 54 नंबर प्रश्न देखिए, 54 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों को। कितना आसान आसान प्रश्न दिया, त्रिकोणमिति है, इसको हल करना है बस। देखो बोले cosec 30 डिग्री का मान पूछा है, तो अभी तो मान सार नहीं है, इसको याद कर लीजिए। 54 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी cosec 30 का मान जो है ना sec 60 के बराबर होता है। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं 45 नंबर बोला 2 cos 3 देखिए यहाँ पर 2 cos 3 थीटा बराबर 1 आपको दिया है, तो थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर देखो यहाँ पर जो 2 है ना गुना में इसको बटा में लाके इसको हल कीजिएगा तो 55 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, 20 डिग्री यहाँ से मान निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 56 नंबर प्रश्न क्या है। 56 नंबर प्रश्न है साइन बी का मान आपको ए बटा बी दिया है, तो कॉस बी का मान निकालना, तो कॉस के रूप में इसको कन्वर्ट कर दो तो 56 का करेक्ट आंसर आपका निकल जाएगा ए बी एस √b² माइनस a² बटा में ए निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 57 नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एकदम आसान आसान लुलू पूछू प्रश्न दिया, कितना छोटा छोटा प्रश्न है। देखो 57 नंबर यदि tan a प्लस cot a का मान 2 है तो tan a² प्लस cot a² a का मान कितना होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला a प्लस बी का दी होल स्क्वायर को ब्रेक करके इसको लाना पड़ेगा तभी जाकर ये बन पाएगा। चलो 57 का करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, अब सिर्फ प्रश्नों को देख लीजिएगा और हल करिए। 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 0 मार लेंगे। आगे बोला किस, अगला प्रश्न है बोला किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं। तो यहाँ पर जो तीसरा का चतुर्थांश होता है उसमें भुज और कोटि ऋणात्मक होता है, ऑप्शन सी मार लेंगे। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए 59 नंबर प्रश्न क्या बोला है कि ए का मान दिया है और बी का मान दिया, तो बीच का दूरी, तो दूरी सूत्र निकालने का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। x2 घटाओ x1 का दी होल स्क्वायर आप प्लस में होता है y2 घटाओ y1 का दी होल स्क्वायर होता है फॉर्मूला। ठीक है, इसी के आधार पर क्या करेंगे, -6 को -8 से घटा देंगे, 2 को 0 से घटा के इसको हल कीजिएगा। चलिए करेक्ट आंसर 59 का मैं बता दे रहा हूँ, 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा 10√2 इकाई। ठीक है, 59 का क्या मारिएगा, बी मारिएगा। ठीक है, 59 का मारेंगे बी। आगे देखते हैं 60 नंबर प्रश्न, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। जहाँ एक्स अक्ष वाई अक्ष मिलता है वो मूल बिंदु मारेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मूल बिंदु दिया ही नहीं है तब क्या मारोगे, तो 60 का करेक्ट आंसर मार लीजिएगा आप बी, मूल बिंदु को केवल आप बिंदु भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे 61 नंबर, अभी भी 40 प्रश्न बचे हैं, तो ध्यान से देखिए ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने ही वाले, एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोल रहा है कि 2 बिंदु यहाँ पर दिया है, इनको मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या, तो मध्य बिंदु में क्या करते हैं, पहिलका संग पहिलका से जोड़ के आधा करते हैं, तो 8 4 जोड़ेंगे 12, 12 का आधा करेंगे 6 हो जाएगा। यहाँ पर 7 में से 5 यानी घटाना पड़ेगा, यानी 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर मतलब 7 में से 5 घटेगा 2 2 1, यानी इसका मतलब 6 और 1 यहाँ से निकल जाएगा आपका। ठीक है, 6 और 1 ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मूल बिंदु से आपको बोला इसका दूरी क्या होगा, तो मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो क्या करें, 0 में घटा देंगे सबको, तो यहाँ से आंसर करेक्ट आपका निकल जाएगा 62 का। इतना आसान प्रश्न एकदम, √x² प्लस y² मार लीजिए, कौन में दिया ऑप्शन मारेंगे यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। 63 नंबर प्रश्न आपको देखिए, 63 नंबर प्रश्न है कि आपको बिंदु दिया है ए बी, 3 को बिंदु दिया और ये संरेख है। जब ये संरेख है तो ए का मान कितना होगा, देखिए जब 3 बिंदु संरेख होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा के इसको हल कीजिएगा तब यहाँ से आपका मान निकलेगा ए का, तो 63 का जो करेक्ट आंसर आपका निकल के आएगा ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका 7 होगा, यहाँ पर ए का मान निकलेगा 7। आगे देखते हैं 64 नंबर प्रश्न, वाई का मान 7 दिया है, तो बोले कि वाई का मान जब 7 है तो आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा।
अब देखिए y का मान जब 7 है ना, तो बताना है कि इसमें से जो आलेख है वो कौन सा बिंदु से होकर गुजर सकता है और कौन सा बिंदु से होकर नहीं गुजरेगा। चलिए बता देता हूँ, 64 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 5,7 से होकर गुजरेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 65 नंबर प्रश्न देखिए, 65 नंबर प्रश्न आपको दिया हुआ है, 65 नंबर प्रश्न आपको दिया है कि y अक्ष से इतना इतना की दूरी क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए y अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो y अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो इसका मतलब कि वहाँ पर x का मान 0 होगा, तो यानी y अक्ष का जो निर्देशांक निकालेंगे 0, y निकालेंगे, तो 0, y से इसका दूरी आप निकालना होगा आपको। ठीक है, इसके बीच की दूरी कितना ये बताना है। चलिए y अक्ष अब दूरी आप जब निकालेंगे, जब इसको हल करेंगे तो 65 का जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा भी 4 इकाई यहाँ पर निकल के आएगा। ठीक है, कितना इकाई निकल के आएगा, 4 इकाई। आगे प्रश्न देखिए, यहाँ पर 66 में बोला कि ए और बी दो बिंदु है, इनको मिलाने वाला रेखाखंड लैम्डा और 1 के अनुपात में बढ़ जाता है, तो यहाँ पर y का मान क्या होगा। तो यार देखिए, विभाजन फॉर्मूला आप लगा के इसको हल कीजिएगा, तो 66 का जो करेक्ट आंसर निकल जाएगा वो निकल जाएगा बी हो जाएगा लैम्डा सी प्लस ए बटा लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी। आगे 67 नंबर प्रश्न देखिए, सारे प्रश्न थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाले प्रश्न है, हार्ड नहीं है लेकिन बुद्धि लगाना ही होगा हल्का फुल्का। देखो बोले कि यदि किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक इतना इतना है, तो इसका केंद्रक कितना होगा। तो केंद्रक निकालने के लिए यहाँ पर शुरू से गुना कर दीजिए, ऐसे निकाल दीजिए। देखो 67 का जब इसको हल करेंगे तो 67 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 0,0, माइनस बताए ना, -8 को +8 से 6 को -6 से 0 निकल ही जाएगा, घटाएंगे तो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 68 नंबर बोला है कि एक त्रिभुज का केंद्रक 4,0 है और उसका शीर्ष आपको दो यहाँ पर दिया हुआ है 3,4 और 5,-6 है, तो तीसरा शीर्ष इसका क्या निकलेगा। तो त्रिभुज के केंद्रक वाला फॉर्मूला लगा के इसको हल कर सकते। त्रिभुज का केंद्रक होता है x1 + x2 + x3 बटा 3 और y1 + y2 + y3 बराबर 3 होता है। तो जब उस तरीके से फॉर्मूला लगा के जब हल करिएगा तो 68 का करेक्ट आंसर निकलेगा बी, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा 4,2। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 69 नंबर प्रश्न देखिए। 69 नंबर प्रश्न बोले कि ये जो बिंदु दिया है, ये जो बिंदु आपको दिया 69 नंबर, देखो -5 देखो -5/2, तो पहले माइनस उसके बाद प्लस कौन सा चतुर्थांश में आता है, तो वो द्वितीय चतुर्थांश में आता है। पहले माइनस अब बाद में क्या आता है, प्लस आता है। ठीक है, ऑप्शन बी मार लेंगे। आगे देखिए 70 नंबर जो प्रश्न बोले, एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं की कोटि कितना होता है। अगर एक्स अक्ष पर कोटि देखिएगा तो सभी बिंदुओं का जो कोटि होता है वो होता है आपका 0 होता है। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु का कोटि होता ही नहीं है। आगे प्रश्न 71 नंबर प्रश्न देखिए, 71 नंबर प्रश्न क्या दिया है। 71 नंबर जो प्रश्न है बोला कि यदि आपको त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर समरूप है और एक का मान यदि 42 डिग्री है, Q का मान यदि 84 डिग्री है, तो यहाँ पर C का मान क्या होगा। तो इसको त्रिभुज बनाकर इसको समरूप करके इसको हल करना होगा, तभी जाकर आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो उस प्रकार से हल करके देखिएगा, 71 का जो करेक्ट आंसर निकल जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा 54 डिग्री आपके हो जाएंगे, कितना डिग्री, 54 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 72वां प्रश्न देखिए, बोले एक त्रिभुज PQR में PR² बराबर PQR², ये पाइथागोरस अप्लाई करा था। Q का मान कितना, 90 डिग्री होगा। पाइथागोरस हमेशा कहता है कि 90 डिग्री है, कौन बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर 90 हो गया। आगे प्रश्नों के लिए बढ़ते हैं। 73वां प्रश्न देखिए, बोला कि यदि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, जैसे एडी लंब है BC, तो AD² का मान कितना हो। जब समबाहु हो जाएगा तब यहाँ पर देखिए क्या होगा। तो 73 का जो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा 3/2 DC का स्क्वायर। इसको हल करने पर ये हल हो पाएगा, तो थोड़ा सा जाके इसको हल कीजिएगा लोग। ठीक है, प्रश्नों को देखकर ये सारे प्रश्न BBI है। 74वां प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में बिंदु D और E क्रमशः भुजाओं AB और AC इस प्रकार है कि DE पैरेलल BC है और AD/DB का मान 4/5 दिया है। AC का मान आपको दिया है कितना दिया है, AC का मान आपको दिया हुआ 18, तो AE का मान क्या निकालना। तो AD/DB और यहाँ से AE/AC वाला फॉर्मूला अप्लाई करके इसको हल करेगा, नहीं थेल्स प्रमेय को अप्लाई करके बनाइएगा ना, तो यह आसानी से बन जाएगा। चलिए इसका आंसर बता रहा हूँ, 74 का हो जाएगा ए, 8 सेंटीमीटर निकल जाएगा AE का मान। ठीक है, आगे देखते हैं 75वां प्रश्न देखते हैं। बस अब ज्यादा प्रश्न नहीं है, थोड़ा सा देखो। बोले समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक न्यून कोण की माप के, देखो समबाहु का जो होता है ना 60-60 होता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप कितना होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का जो माप होता है वो 45 डिग्री होता है। ऑप्शन मार लेंगे सी। ठीक है, आगे प्रश्नों को देखते हैं। 76 में दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाई 7 और 10 सेंटीमीटर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना निकल जाएगा। यदि उनकी ऊंचाई दी है 7 और 10, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना निकल जाएगा। ये बहुत एकदम सिंपल प्रश्न, लेकिन एग्जाम में हमेशा आता है, याद देखिएगा। तो यहाँ पर देखो 7 और 10 दिया है, तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे, तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, 10 का स्क्वायर 149, अनुपात आपका 100 हो जाएगा, यानी ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं
आगे 77वां प्रश्न देखिए, कितना आसान आसान प्रश्न दिया। 77वां बोला कि 405 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगा। तो दो समानांतर रेखा मतलब कोई वृत्त है, बोला ना 405 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, ऐसा स्पर्श रेखा जो जिसकी लंबाई 405 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो उनके बीच की दूरी आपको बताना। चलिए 77 का जो करेक्ट आंसर आपका निकलेगा वो निकल जाएगा, सी हल कीजिएगा तो 9 सेंटीमीटर वहां से निकल कर आएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 78वां प्रश्न देखिए, बोला किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा है। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर हमेशा दो स्पर्श रेखा होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 69वां प्रश्न बोला कि यदि ओ केंद्र वाले वृत्त पर पी और पीबी दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि एक कोण आपका 50 डिग्री है तो दूसरा कोण ए ओ बी का मान। तो इस प्रकार का जब प्रश्न आएगा तो आप समझ लीजिए कि 79 का जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, 138 डिग्री यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। इसको हल करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा समय लगेगा, आप लोग घर पर जाकर बैठ के हल करिए। नहीं आएगा तो व्हाट्सअप नंबर जो दिया हो ना उसको संपर्क करके आप हल करवा सकते हैं। देखो 80 नंबर जो प्रश्न दी हुई आकृति में, दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है और एओ बी का जो मान है 30 डिग्री दिया, तो ओ बी ए नहीं, ये वाला कोण क्या करना हमें निकालना है, बी वाला कोण निकाल देना है। चलिए इसको हल कीजिएगा तो 80 का जो करेक्ट आंसर निकल जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, 75 डिग्री यहाँ से मान निकलेगा, ठीक है। 81 नंबर प्रश्न, सारे प्रश्न कितना आसान आसान दिया, आप देख सकते हैं, खुद आंख से भी देख सकते हैं प्रश्नों को। 81 नंबर प्रश्न आपको दिया है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी। चलिए इसको हल करिएगा तो 81 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, यहाँ से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। आगे 82 नंबर प्रश्न देखिए, 82 नंबर प्रश्न क्या दिया, बोले कि एक घन के विकर्ण की लंबाई 5√3 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो याद कीजिएगा घन का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करके यहाँ पर उसकी लंबाई यानी उसकी भुजा का मान रखिएगा। तो 82 का जो करेक्ट आपका 82 का जो करेक्ट आंसर निकल जाएगा वो बी हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर वहां से निकल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 83वां प्रश्न क्या, एकदम हल्का हल्का प्रश्न, बस पहुंचने ही वाले लोग। यदि एक बेलन और एक शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात, याद रखिएगा यदि बेलन और शंकु के उनका त्रिज्या समान है तो उनके जो आयतनों का अनुपात निकल जाएगा वो 3:1 निकलेगा, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं, बोला कि जो सुराही होता है, सुराही वो उसका संयोजन क्या कहलाता है, किस किस चीज से मिलकर उसका संयोजन हुआ रहता है। तो 84 का हो जाएगा ए, गोला और बेलन से मिलकर संयोजन हुआ रहता है सुराही का, ठीक है। आगे प्रश्न नंबर देखते हैं हम लोग 85वां प्रश्न देखिए, बोले कि एक घड़ी के मिनट वाले सुई द्वारा 45 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा। देखो घड़ी का जो मिनट वाला सुई हो 45 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा ये आपको बताना है। तो चलिए 85 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 270 डिग्री का कोण बना देगा, ठीक है। आगे प्रश्न आपको दिया 86 नंबर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगा। तो अर्धवृत्त की कुल वृत्त की परिमिति क्या होता है, 2 पाई आर होता है, भाग लगाए पाई आर वहाँ पर मान रख दो, वहाँ पर आंसर करेक्ट आपका निकल जाएगा। चलिए ये अर्धवृत्त की कुल परिमिति पूछ रहा है, तो चलिए 86 का जो करेक्ट आंसर निकल जाएगा आपका वो हो जाएगा ए, पाई प्लस 2 इंटू में कितना 10 सेंटीमीटर, फॉर्मूला होता है अर्धवृत्त का, ठीक है ना। पाई प्लस होता है, पाई प्लस 2 इंटू में होता है आपका आर, तो आर का माने वो कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखते हैं 87वां प्रश्न क्या दिया। 87वां जो प्रश्न आपको दिया है 87 पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन कितना होगा। तो अगर गोला दिया तो गोला का फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे, यानी गोला का आयतन का फॉर्मूला लगा दे 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। लेकिन यहाँ व्यास 6 सेंटीमीटर तो इसका त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या का मान निकल जाएगा कितना 3 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो गोले के आयतन वाला फॉर्मूला में अगर 3 सेंटीमीटर रख के इसको हल कीजिएगा तो 87 का करेक्ट आंसर आपका निकल जाएगा सी, 36 पाई सेंटीमीटर का क्यूब। 88 में बोला कि पी त्रिज्या वाले वृत्त के कोण पर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना, एकदम फॉर्मूला है, त्रिज्य खंड का फॉर्मूला पूछ रहा है। तो 88 का करेक्ट आपका हो जाएगा आंसर है, देखो यहाँ पर कह सकते हैं पाई/360 गुना पाई/360 गुना थीटा पाई स्क्वायर, इस प्रकार से फॉर्मूला निकल जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे 89 नंबर प्रश्न देखिए, 89 नंबर जो प्रश्न है वो आपको 89 नंबर प्रश्न दिया और हल्का हल्का प्रश्न है। यदि किसी अर्ध गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर तो उसकी त्रिज्या क्या होगा। तो अर्ध गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला लगा के इसको हल कीजिएगा तो वहां से आर का मान त्रिज्या का मान आपका निकल जाएगा। तो 89 का करेक्ट निकलेगा बी निकल जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं 90 नंबर प्रश्न देखते हैं। 90 नंबर प्रश्न बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका भुजा लगभग कितना होगा। तो 90 का जो करेक्ट आंसर निकल जाएगा डी हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर यहाँ से निकल कर आएगा। आगे देखते हैं 91 नंबर प्रश्न देखते हैं, बोला है 3 पासे की उछाल में संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी। पासा मतलब समझते हैं, पासा लूडो छक्का पासा बोलते हैं, एक पासा में 6 होता है, तो 3 गो में कितना होगा 36, 6 216 निकल जाएगा। वहां से 3 बार गुना करना है 6 6 6, यानी वहां पर निकल जाएगा 216। 91 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं
92 नंबर प्रश्न है कि यदि कोई घटना घटित नहीं हो तो उसकी प्रायिकता नहीं, घटना घटित नहीं हो रहा तो असंभव, उसका निकल जाएगा 0, ए हो जाएगा। ठीक है। बोला 93 नंबर प्रश्न कि एक पासा को एक बार फेंका गया तो आभास संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी? अगर एक पासे को फेंकेंगे तो आभास संख्या क्या क्या आ सकता है? 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। 3/6 ने 1/2 निकल जाएगा, ऑप्शन बी मार लीजिएगा। ठीक है ना। आगे 94 नंबर प्रश्न देखिए, बोले कि ताश की गड्डी है, उसको अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में एक पत्ता या दीक्षा निकाला गया तो काला रंग की रानी आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? चलिए 94 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी 1/13, यानी काला रंग का जो पत्ता, काला रंग की जो पानी का रानी का पत्ता होता है वो 4 होता है, 4/52 करेंगे 1/13 कट के वहां से निकल जाएगा, ऑप्शन सी मारेगा। आगे देखते हैं 95 नंबर प्रश्न क्या है। बोला है कि 2 सिक्कों के उछाल में एक शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? तो 95 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, एक शीर्ष नहीं आ रहा है, इसका मतलब 3 को आता है, 3/4 हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। ठीक है। आगे बोला इतना का बहुलक क्या होगा? तो बहुलक जो सबसे अधिक बार आया रहता है वही बहुलक होता है, तो इसमें सबसे अधिक बार 23 आया, गिन सकते हैं, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है। आगे 97 नंबर जो प्रश्न है, यदि 5 आंकड़ा यहाँ पर दिया है तो इसका माध्य 14, तो एक्स का मान क्या था? माध्य निकालने के बाद जितना भी आंकड़ा दिया सबको जोड़ के जितना उतना बटा कर दीजिए, बराबर 14 लिखे वहाँ पर हल कीजिएगा तो एक्स का करेक्ट जो मान निकल जाएगा सी हो जाएगा, 12 वहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है। 98 नंबर जो प्रश्न देखिए, 98 नंबर बोला कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय वृत्ति की माप नहीं है? जो दिया ना इसमें से, यानी परिसर, माध्य, बहुलक, माध्यिका, इसमें से कौन जो है ना केंद्रीय वृत्ति का माप का कार्य नहीं करता है? तो यहाँ पर जो परिसर होता है केंद्रीय वृत्ति के माप का कार्य नहीं करता है। 99 नंबर प्रश्न है कि बोला कि प्रथम 8 आभाज्य संख्याओं की माध्यिका कितनी होगी? तो माध्यिका निकालने का 2 फॉर्मूला बताएं, सम के लिए और विषम के लिए। यहाँ पर लगातार, यानी कहने का मतलब लगातार पहिलका जो आभाज्य संख्या होता है 8 को लिखकर उसका क्या निकालना है? माध्यिका निकालना है। चलिए इसका आंसर ही बता देते हैं, 99 का आंसर हो जाएगा आपका सी 9 निकल जाएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए अंतिम प्रश्न ऑब्जेक्टिव का सबसे अंतिम प्रश्न है, बोले कि आपको यहाँ पर विवरण दिया, वर्ग अंतराल दिया, सब दिया है, तो इस बोले कि इसकी उच्च सीमा कितनी होगी? तो सबसे अधिक ब्रह्मवर्ता वाला चरमान 20 है, इसकी उच्च सीमा जो है ना 30 है, 20 और 30 से निकला, इसका 30 निकलेगा, ऑप्शन मार लेंगे बी। तो इस तरह से मैंने आपको जो है ना 100 ऑब्जेक्टिव करा दिया। ये 100 का 100 गारंटी लगेगा, 100 ऑब्जेक्टिव में आपका 50 का 50 सेम लड़ेगा, क्योंकि यही आपका असली पेपर है।